हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज करेंगे 20 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स। ये 6 करंट अफेयर्स जो हैं आपके सामने आ रहे हैं। एक है, सबसे पहले एक नया इमिग्रेशन लॉ आ रहा है जो 1983 के एग्जिस्टिंग एक्ट को रिप्लेस कर देगा। सेकंड न्यूज़ आइटम आ रही है हमारी इकोनॉमी में से, हमारा देश जो है 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व होल्डर बन चुका है दुनिया का। देखेंगे इसके क्या बेनिफिट्स हैं और ऐसा क्यों हो रहा है। थर्ड है कंजुगल राइट्स के ऊपर जो है एक सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटिशन फाइल की गई है सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट के बारे में, उसके बारे में देखेंगे कि ये पिटिशन क्या है। इजराइल सॉफ्टवेयर पेगासस, ये काफ़ी न्यूज़ में है, इसको देखेंगे। एक न्यू कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट जो है वो आ रहा है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, निष्ठा प्रोग्राम के बारे में अंडरस्टैंड करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आइटम है वो है हमारी नया इमिग्रेशन लॉ आ रहा है जो 1983 के इमिग्रेशन लॉ को रिप्लेस कर देगा। अब पहले समझते हैं कि थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं कि इस लॉ को लेके आने के रीजंस क्या हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने अभी टेबल किया है बिल पार्लियामेंट के अंदर। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे देश के काफ़ी माइग्रेंट वर्कर्स जो हैं वो इंडिया में से माइग्रेट करके मिडल ईस्ट जैसी कंट्रीज़ के अंदर जाके लेबर का काम करते हैं। ये वर्कर्स जो हैं वो अपनी कमाई के लिए जाते हैं, बिकॉज इंडिया में इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ उनको नहीं मिलती, तो फिर दे माइग्रेट टू दीज एरियाज़। केरला के काफ़ी लोग, पंजाब के काफ़ी लोग, दुबई और इन कंट्रीज़ के अंदर कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह या और ऐसे कामों की तरह वर्कर्स की तरह जाते हैं। अब इसमें कुछ इश्यूज़ हैं। सबसे पहला इशू ये है कि जैसे वो उन कंट्रीज़ में जाते हैं तो वो कंट्रीज़ इनकी लेबर राइट्स को रिस्पेक्ट नहीं करते। मतलब 15-15, 16-16 घंटे काम करवाना और उसके बाद उनको अच्छी कंडीशंस में, हाइजीनिक कंडीशंस में नहीं रखना, ऐसी काम करते हैं। दूसरा, वहाँ पे काफ़ी ब्लैक मेलिंग होती है इन लोगों की। जैसे इनके पासपोर्ट रख लिए जाते हैं फिर, बिकॉज पासपोर्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, तो उसको जब वो अपनी कस्टडी में ले लेते हैं तो फाइनली फिर इनको ब्लैकमेल करते हैं। थर्ड, हमारे देश के अंदर ऐसे ट्रैफिकर्स हैं जो ऐसे इनको प्रोमिस करते हैं कि आपको पता नहीं जन्नत ही मिल जाएगी वहाँ पे जाके, और इलीगली वहाँ पे भेज देते हैं। और इलीगल जो गए होते हैं माइग्रेंट वर्कर्स वो वैसे ही वहाँ पे फंस जाते हैं जाके। तो अल्टीमेटली ऐसी बहुत इश्यूज़ हैं, ऐसे बड़े न्यूज़ आइटम्स हैं, बड़े ऐसे केस स्टडीज़ हैं जहाँ पे वर्कर्स वहाँ पे गए और वहाँ पे जाके फंस गए। तो ऐसे वर्कर्स की सपोर्ट के लिए, ऐसे वर्कर्स की प्रोटेक्शन के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि हमारे पास जो एग्जिस्टिंग इमिग्रेंट एक्ट था उसमें ऐसी प्रोविजंस नहीं थी, तो इस वजह से ये नया इमिग्रेंट एक्ट जो है वो लेके आए हैं। इस इमिग्रेंट एक्ट से होगा क्या कि जो लेबर माइग्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन है, मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा लेबर को। रेमिटेंसेस जो वो पैसा भेजते हैं उनको जो है अल्टीमेटली मतलब उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा कि उसके अंदर कोई इश्यूज़ ना हो। स्टूडेंट मोबिलिटी, मतलब हमारे देश के जो स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे जा रहे हैं पढ़ने के लिए, उनकी प्रोटेक्शन के लिए भी कुछ ना कुछ उसमें प्रोविजन होंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारे देश में जो गलत तरीके से लोगों को भेजा जाता है, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस, ऐसे ऐसी संस्थाएँ जो हैं वो इन्वॉल्व है, उन सारी ऑर्गेनाइजेशंस को भी मॉनिटर करने के लिए ये पूरा जो प्रोग्राम किया जा रहा है। तो एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट है ये नया एक्ट। इसमें फ़ीचर्स क्या हैं? इसमें फ़ीचर सबसे बड़ा यही है कि ये कुछ ऐसी बॉडीज़ बना रहे हैं, ऐसे इंस्टीट्यूशंस बना रहे हैं जो इस पर्टिकुलर एक्ट की प्रोविजंस को इम्प्लीमेंट करेंगे। इसमें हम देख लेते हैं कौन कौन सी 2 अथॉरिटीज़ बन रही हैं। एक अथॉरिटी बन रही है हमारी इमिग्रेशन पॉलिसी एंड प्लानिंग के ऊपर, जो बेसिकली पॉलिसी लेके आएगी, और वो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन आ रही है, जिसको BEA ये बोल रहे हैं, ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन। अब ब्यूरो ऑफ इमिग्रेशन एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगी? ये जितने भी इंडिया के लोग बाहर जाके काम कर रहे हैं उन सबका डेटाबेस मेंटेन करेगी, और जो भी वेलफेयर मैकेनिज्म्स या ना प्रोग्राम्स जो हैं जो ऐसे इमिग्रेंट्स के लिए लेके आए जा रहे हैं, इन सबको ये बेसिकली इम्प्लीमेंट करवाएगी। अच्छा, स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज़ के अंदर भी नोडल कमेटीज़ बनाने की इसी बिल के अंदर बात की गई है। मतलब हमारे पंजाब में भी एक नोडल कमेटी बनेगी, चंडीगढ़ में भी एक नोडल कमेटी बनेगी। और ये नोडल कमेटी करेगी क्या? ये उन लोगों के खिलाफ एक्शन करेगी, इनिशिएट करेगी एक्शन जो एंटिटीज़ गैर कानूनी तरीके से, इलीगल तरीके से लोगों की ट्रैफिकिंग, यानी कि लोगों को वहाँ पे भेज रहे हैं, पंजाब में जिसको कबूतरबाजी बोलते हैं, उस चीज़ों के, उन लोगों के खिलाफ भी ये एक्शन लेगी। इसके अलावा ये जैसी जो माइग्रेंट वर्कर्स इंडिया को छोड़ के जाते हैं तो उनकी एक ट्रेनिंग होगी, एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम होगा जिसको प्री डिपार्चर ओरिएंटेशन प्रोग्राम बोलेंगे, और इनफैक्ट स्किल अपग्रेडेशन प्रोग्राम्स भी होगा। जो प्रोस्पेक्टिव इमिग्रेंट्स हैं उनको अपस्किलिंग की जाएगी ताकि वहाँ पे जाके वो उनकी लेबर मार्केट के अंदर अच्छे तरीके से गेनफुली एब्जॉर्ब हो सकें। तो ये है नया जो इमिग्रेशन एक्ट लेके आया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। ये इकोनॉमी में से आ रही है। इंडिया का अब 5th लार्जेस्ट फॉरेक्स रिजर्व इंडिया होल्डर बन चुका है, और अगर वैल्यू टर्म्स में देखें तो हमारे देश में 25 जून 2021 को $608.99 बिलियन का फॉरेक्स रिजर्व्स क्लॉक किया गया। अब इसके क्या रीजंस हैं?
इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल सा ये है कि अल्टीमेटली हमारे देश में जैसे जो दो अकाउंट्स बनते हैं, कैपिटल अकाउंट बनता है सब, जिसमें मतलब बेसिकली हमारा जो बैलेंस ऑफ पेमेंट्स के अकाउंट्स होते हैं उसमें दो सब अकाउंट्स बनते हैं। एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है। करंट अकाउंट में हम जैसे ट्रेड इन इंपोर्ट और एक्सपोर्टेड गुड्स एंड सर्विसेज की बात करते हैं, और कैपिटल अकाउंट में हम इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं। अब ये देखने को मिला है कि पिछले कुछ समय से हमारे देश में बोथ करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट सरप्लस में है। ऑल्दो हमारा हमेशा कैपिटल अकाउंट मोस्ट ऑफ द टाइम सरप्लस में रहता है और करंट अकाउंट डेफिसिट में रहता है, लेकिन इस बारी देखने को मिला है कि दोनों ही अकाउंट हमारे सरप्लस में है। अब ये इसका जो है पूरा का पूरा इम्प्लीकेशन ये है कि हमारा देश 5th लार्जेस्ट ऑफ फॉरेक्स में हो चुका है, चाइना, जापान, स्विट्ज़रलैंड एंड रशिया के बाद। तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये। अब इसके रीजंस क्या हैं? सबसे बड़ा रीज़न यही है कि कैपिटल अकाउंट में जो सरप्लस है वो सरप्लस और बढ़ चुका है, बिकॉज फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स ये काफ़ी बढ़ चुके हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। जैसे आपने देखा है कि रिलायंस की काफ़ी डील्स हुई हैं, जियो की डील्स हुई हैं विद अमेरिकन कंपनीज़। तो इस टाइप से इंडिया की स्टॉक मार्केट भी काफ़ी बूमिंग है। तो हमारे देश के शेयर मार्केट के अंदर काफ़ी फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स का जो देखने को मिल रहा है वो बढ़ रहा है। दूसरी बात ये देखने को मिल रही है कि क्रूड ऑयल के प्राइसेस काफ़ी डाउन हो चुके थे पिछले कुछ समय से, जिसकी वजह से इंपोर्ट बिल भी काफ़ी कम हुआ है, और उसकी वजह से भी हमारा करंट अकाउंट सरप्लस में देखने को मिल रहा है। और थर्ड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमारा लॉकडाउन की वजह से डिमांड सप्रेशन थी इकोनॉमी के अंदर, जिसकी वजह से लोगों ने कमाइयाँ नहीं की, और उसकी वजह से भी कहीं ना कहीं इंपोर्ट जो है वो कम हुआ है। सो ये कुछ रीजंस हैं इसके पूरे के पूरे। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व क्या होता है? फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का मैनेजमेंट कौन करता है? किसी भी कंट्री के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स की मैनेजमेंट उस कंट्री की सेंट्रल बैंक करती है। इंडिया के अंदर इसको आरबीआई मैनेज करता है, और आरबीआई फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को डिफरेंट कैटेगरीज में डिवाइड करता है। जैसे उसमें कुछ फॉरेन करेंसीज होती हैं, या एसडीआर होते हैं जो आईएमएफ के एसडीआर होते हैं, एक रिज़र्व ट्रांच होता है, और डेफिनेटली कुछ ना कुछ फॉरेन एक्सचेंज जो है गोल्ड में भी रखा जाता है। तो ऐसे करके 4-5 कैटेगरीज़ के अंदर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को रखा जाता है। मेनली फॉरेन एक्सचेंज यूएस डॉलर्स में रखा जाता है, बिकॉज यूएस डॉलर्स जो है काफ़ी ज़्यादा एक डिमांडिंग करेंसी है दुनिया की। तो इसमें जो है इंडिया का जो है अब $608.99 बिलियन का फॉरेन एक्सचेंज जो है वो क्लॉक किया है हमारे देश ने। अब इसके बेनिफिट्स यही हैं कि कल को अगर बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आता है हमारे देश में, तो हमारे पास इतने फॉरेक्स रिजर्व्स तो हैं कि हम इसको यूज़ कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनेज द बीओपी क्राइसिस विच वुड बी लाइकली टू कम कुछ सालों के अंदर अगर आता है तो। सेकेंडली, हम जो वैल्यू ऑफ मनी है, मतलब वैल्यू ऑफ इंडियन रुपी है, उसको भी हम मैनेज कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू डॉलर्स, अगर हमारे पास फॉरेक्स रिजर्व्स का कशन जो है वो बढ़ता है। तो इस टाइप के कुछ बेनिफिट्स जो हैं डेफिनेटली अवेलेबल हैं इस पर्टिकुलर न्यूज़ आइटम में, ये मेजर था। लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम गाइस। ये है हमारी जो है पॉलिटी की न्यूज़ आइटम है। एक पिटिशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगेंस्ट सेक्शन 9 ऑफ द हिंदू मैरिज एक्ट। सेक्शन 9 जो है, पहले मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं ये हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ये क्या सेक्शन देता है, बैकग्राउंड दे देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, कई बारी मैरिज के बाद सिचुएशन ऐसी आती है कि जो पार्टनर्स होते हैं, हस्बैंड एंड वाइफ, स्पाउस होते हैं, ये दोनों एक दूसरे के साथ जो है वो नहीं आगे बढ़ पा रहे, मतलब इन द सेंस के इन दोनों के बीच में कुछ प्रॉब्लम्स हो गई हैं। उसमें एक पार्टनर वांट्स के वो छोड़ के जाना चाहता है, उस मैरिज को क्विट करना चाहता है, लेकिन दूसरा पार्टनर वांट्स के मैरिज कंटिन्यू होनी चाहिए। अब ऐसे केस के अंदर जो दूसरा पार्टनर है जो चाहता है कि मैरिज कंटिन्यू हो, वो जाके कोर्ट में पिटीशन फाइल कर सकता है कि पहले पार्टनर को इंस्ट्रक्शन दी जाए कि भाई आप जाओ और दोबारा से आप रहो उनके साथ, या आप अपनी जो मैरिज की ड्यूटीज़ होती हैं जिसको हम कंजुगल राइट्स बोलते हैं उसकी रेस्टिट्यूशन होनी चाहिए, मतलब उसको दोबारा से रहना चाहिए उसके साथ। तो ये एक सेक्शन 9 के अंदर आप वो पिटीशन फाइल करते हो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के अंदर, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऑर्डर्स पास करता है वो पार्टनर के खिलाफ जो पार्टनर चाहता है कि मैरिज से वो दूर हो जाए, मतलब वो कोहैबिटेशन ना करे, साथ में ना रहें, अपनी मैरिज को कंज्यूमेट ना करे। तो इस चीज़ को जो है कंटिन्यू करने के लिए कोर्ट जो है कई बार ऑर्डर पास करता है। कोर्ट का जो मोटिव होता है वो यही होता है कि मैरिज जो है वो ब्रेक ना हो, डिवोर्स तक बात ना पहुंचे, और दोनों पार्टनर्स किसी तरीके से एडजस्ट कर सके। और इस वजह से पहला पार्टनर जो चाहता है कि मैरिज कंटिन्यू हो, वो जाके ये पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर पिटिशन जो है वो फाइल कर सकता है। लेकिन स्टूडेंट्स, इसके अंदर अभी देखने को मिल रहा है कि कहीं ना कहीं ये पिटिशन इसलिए फाइल की जा रही है बिकॉज कई लोगों को इस पर्टिकुलर सेक्शन से ज़्यादा कंफर्टेबिलिटी नहीं है। ऐसा क्यों है? सबसे पहली चीज़ ये बोलते हैं कि प्राइवेसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। कोई भी पर्सन अगर ये चाहता है कि वो नई मैरिज में रहना चाहता है तो उसका वो एक प्राइवेट डिसीजन है, इसलिए उसकी प्राइवेसी को रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बिकॉज सुप्रीम कोर्ट की खुद की जजमेंट है राइट टू प्राइवेसी के अंदर। सेकंड इंपॉर्टेंट रीज़न ये बताते हैं कि स्टेट कौन होता है किसी के फैमिली डिसीजंस में इंटरफेयर करने वाला, तो ये भी एक बहुत बड़ा मेजर इशू बोलते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट इशू है कि अगर स्टेट बोल देता है कि आप साथ में रहो, तो कई बार ये होता है कि वो साथ में रहना शुरू कर देते हैं, लेकिन उनके जो डिफरेंसेस है और बढ़ जाते हैं,
वायलेंस भी होना शुरू हो जाता है फैमिली के अंदर, तो वो सारी चीज़ें भी कहीं ना कहीं डेंजरस हो जाती हैं फैमिली के लिए। एंड फोर्थ लास्ट बट नॉट द लीस्ट ये बोला जाता है कि ये जो एक्ट है, ऑल्दो इट इज़ जेंडर न्यूट्रल, बट बिकॉज गिवन द पेट्रियार्कल सेटअप ऑफ आवर सोसाइटी, तो विमेन को ज़्यादा डिग्रेडेशन है, मतलब विमेन के साथ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेट होता है। तो अगर कोई विमेन डोमेस्टिक वायलेंस या मैरिटल रेप की शिकार है, मतलब विक्टिम है, तो वो छोड़ के जाती है, तो उसके खिलाफ जो हस्बैंड की फैमिली है वो कई बार रेस्टिट्यूशन के राइट्स इस सेक्शन 9 के अंदर जो है फाइल कर देते हैं, और इवेंचुअली फिर है ना उसको दोबारा से कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आप जाके साथ में रहो। तो फिर वही जो उसके खिलाफ पहले जो डिस्क्रिमिनेशन हो रही थी, वो सारी डिस्क्रिमिनेशन इसके साथ जो है वो कंटिन्यूड होती है। तो ये कुछ इश्यूज़ हैं जो कंजुगल राइट्स की रेस्टिट्यूशन के खिलाफ जो है जाते हैं। इसका डिसएग्रीमेंट ये है कि ये हमारे, अगर ये सेक्शन 9 ख़त्म हो जाता है तो उससे होगा क्या कि हमारी फैमिली स्ट्रक्चर जो है या हमारे मैरिज का जो इंस्टीट्यूशन है उसी के ऊपर ही जो है क्वेश्चनेबल मार्क बन जाएगा, और हम कैसे अपने ट्रेडिशंस या कस्टम्स को जो है वो प्रिवेंट कर सकते हैं। मतलब हमारी सोसाइटी डिवोर्स की तरफ ज़्यादा बढ़ जाएगी, जैसे वेस्टर्न सोसाइटीज़ का जो कॉन्सेप्ट होता है। तो इस वजह से सुप्रीम कोर्ट अभी इसके ऊपर डिस्कशन करेगा, तो देखते हैं कि इसमें क्या होगा। तो कंजुगल राइट्स देख लेते हैं। रिकॉग्नाइजेज वन एस्पेक्ट ऑफ कंजुगल राइट्स, द राइट टू consortium and protects it by allowing a spouse to move court to enforce the right. Conjugal rights are created by marriage, right of the husband or the wife to the society of the other spouse. Society का मतलब होता है कि आप उसके समाज को कितने ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल हो, है ना। तो अकेला जैसे वाइफ को हस्बैंड के समाज के साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और हस्बैंड को वाइफ के समाज के साथ रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए। एंड अगर ये दोनों राइट्स को फुलफिल नहीं करते तो कोर्ट है ना ऑर्डर पास कर सकता है कि यू हैव टू रिस्पेक्ट ईच अदर सोसाइटी। दिस इज समथिंग विच इज़ देयर। ये रिकोगनाइज करता है पर्सनल लॉज डीलिंग इन मैरिज, डिवोर्स एंड इन क्रिमिनल लॉ ऑल्सो, जैसे पेमेंट ऑफ मेंटेनेंस या एलिमनी टू अ स्पाउस एंड एटसेट्रा। तो इस चीज़ के बारे में ये राइट्स एनफोर्स कैसे होगी, वेदर व्हेन ईदर द हस्बैंड और अ वाइफ, मतलब जेंडर न्यूट्रल है, विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज़, मतलब जिनके पास कोई रीज़न नहीं है। रीज़न होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर उसके पास कोई रीज़न नहीं है और वो दूसरी की सोसाइटी से, मतलब उसके समाज से अपने आप को विड्रॉ कर लेता है, और अग्रीव पार्टी, मतलब जो सेकंड पार्टी है, जो अग्रीव्ड है, वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके पिटिशन फाइल कर सकती है। एंड अगर कोर्ट सेटिस्फाई होता है कि रीजंस जो हैं वो इलॉजिकल हैं और पिटिशन के अंदर जो भी स्टेटमेंट्स इशू की गई हैं, तो वो फिर गारंटी डिग्री पास कर सकता है रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अकॉर्डिंगली। और इफ़ अ स्पाउस जो है वो रिफ्यूज़ कर देती है कोहैबिटेशन, मतलब वो कह देता है कि भाई मैं कोहैबिटेशन नहीं करूँगा, अदर स्पाउस कैन मूव द फैमिली कोर्ट सीकिंग अ डिक्री फॉर कोहैबिटेशन। कोहैबिटेशन का मतलब होता है साथ में रहना। एंड अगर कोई भी इस ऑर्डर को नहीं मानता तो इवेंचुअली फिर उनकी प्रॉपर्टी कॉन्फिस्केट करना और वो सारी प्रोविजंस भी लॉ के अंदर प्रोवाइड की गई हैं। तो लेट्स सी कि इसके अंदर आगे क्या फ्यूचर डेवलपमेंट्स होती हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है ये आ जाता है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम गाइस। ये आ रही है हमारी पेगासस सॉफ्टवेयर के बारे में, जो इजराइल की कंपनी है। ये काफ़ी न्यूज़ में है। इनफैक्ट हमारे पार्लियामेंट के अंदर भी काफ़ी डिबेट चल रही है इस चीज़ के बारे में। ऑपोजिशन लीडर्स जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहे हैं, और गवर्नमेंट्स जो है वो डेफिनेटली खुद ही इजरायली जासूसी उपकरण पेगासस के माध्यम से ये नृशंस कार्य कर रही है। और ये तो एक सैंपल है। पेगासस सॉफ्टवेयर करता क्या है? ये किसी के भी टेलीफोन में उसकी मर्जी के बगैर उसे हैक करके उस टेलीफोन के कैमरा को हैक कर लेता है, उस टेलीफोन के माइक्रोफोन को हैक कर लेता है, सेलफोन के उसके सारे पासवर्ड, कॉन्टैक्ट लिस्ट को हैक कर लेता है, और जो बात आप टेलीफोन पर करते हैं या टेलीफोन बंद भी हो, जो कैमरा या माइक्रोफोन के माध्यम से सुनी जा सकती है, वो भी गैर कानूनी नाजायज तरीके से इस पेगासस सॉफ्टवेयर के माध्यम से सुनी जा सकती है। देशवासियों, आप में से किसी के टेलीफोन के अंदर भी नाजायज तौर से ये इजरायली सॉफ्टवेयर पेगासस डिबेट कर रहे हैं इन पार्लियामेंट इन अदर फोरम्स के जो भी हो रहा है। तो थोड़ा कॉन्टेक्स्ट देख लेते हैं। देखिए, पेगासस बेसिकली ये एक स्पाईवेयर है जो एक इजरायली कंपनी NSO ने डेवलप किया है। NSO जो है वो इज़राइल की एक प्राइवेट कंपनी है जिसने ये पेगासस सॉफ्टवेयर जो है वो डेवलप किया है। ये एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का बेसिकली मतलब ये होता है कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके फ़ोन या आपके लैपटॉप के अंदर मतलब डाउनलोड हो जाता है विद सम मैकेनिज़म्स, और उसके बाद आपकी जो भी प्राइवेट जो कॉन्वर्जेशंस हैं, आपकी जो फ़ोटो गैलरी है, या जो भी आपकी जो भी चीज़ें हैं, उन सारी चीज़ों को ये मॉनिटर करके डेटा जो है ट्रांसमिट कर सकता है बैक टू NSO। तो ये एक स्पाईवेयर है ना। और ये जो स्पाईवेयर है ये काफ़ी सोफिस्टिकेटेड और सिंपल टूल भी है। सिंपल और सोफिस्टिकेटेड दोनों टूल है। बेसिकली क्या होता है कि पहले क्या होता था, हम फ़िशिंग करते थे। फ़िशिंग एक जो है वो सिस्टम होता था फ़िशिंग का। फ़िशिंग क्या होता था, बेसिकली आपको जैसे कोई लिंक आया, आपने उस लिंक के ऊपर क्लिक किया और अल्टीमेटली फिर आपके फ़ोन के अंदर वो मालवेयर जो है वो डाउनलोड हो गया। लेकिन
पेगासस जो है वो एक बड़ा इंटरेस्टिंग तरीके से चलता है। ये चलता है हमारा ज़ीरो क्लिक अटैक बोलते हैं। ज़ीरो क्लिक अटैक में क्या होता है कि आपको जैसे मिस कॉल आएगी व्हाट्सएप से, आपको मिस कॉल आई व्हाट्सएप से, और जैसे ही मिस कॉल आई आपने कोई क्लिक भी नहीं किया और आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस जो सॉफ्टवेयर है ये जाके आपके फ़ोन के अंदर जो है डाउनलोड हो गया। अब इससे क्या होगा कि अल्टीमेटली आपको पता भी नहीं चला और आपके फ़ोन के अंदर ये पेगासस सॉफ्टवेयर आके बैठ चुका है। तो ये एक नेक्स्ट लेवल टेक्नोलॉजी है, क्योंकि फ़िशिंग अटैक्स जो हो रहे थे उसमें काफ़ी अवेयरनेस हो चुकी थी लोगों को, तो इस वजह से फिर हैकर्स ने अपनी गेम को और भी बड़ा बढ़िया बना लिया। अब उन्होंने तो नो क्लिक अटैक्स के ऊपर वो आ चुके हैं, जो काफ़ी डेंजरस हो सकता है किसी भी देश की और किसी भी इंडिविजुअल की प्राइवेसी को लेके। अब NSO का कहना ये है कि भाई ये जो सॉफ्टवेयर है, ये सॉफ्टवेयर सिर्फ जो है अल्टीमेटली ये गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। ये सॉफ्टवेयर किसी भी प्राइवेट कॉरपोरेट या प्राइवेट सिटीजन को ये सॉफ्टवेयर की अवेलेबिलिटी नहीं होती। और गवर्नमेंट्स में भी इन्होंने कुछ ना कुछ डिफाइन किया है कि हम सिर्फ डेमोक्रेटिकली फंक्शनिंग गवर्नमेंट्स को प्रोवाइड करेंगे। उसके अंदर इन्होंने अभी एक इन्वेस्टिगेशन हुआ था, एक ग्लोबल कोलैबोरेटिव इन्वेस्टिगेशन हुआ था, जिन्होंने बोला कि भाई पेगासस जो सॉफ्टवेयर था वो काफ़ी कंट्रीज़ को दिया गया और इंडिया को भी ये सॉफ्टवेयर जो है मिला है। अब इंडिया की गवर्नमेंट ने भी ये सॉफ्टवेयर को यूज़ किया है, ये बेसिकली इस यहाँ से पता चल रहा है। और इंडिया की गवर्नमेंट ये सॉफ्टवेयर जो है वो यूज़ कर रही है अगेंस्ट ऑपोजिशन लीडर्स, है ना, अगेंस्ट जो है हमारा कोई जर्नलिस्टों के ख़िलाफ़, या फिर जैसे एक सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस थे, उनके खिलाफ सेक्सुअल हरासमेंट का केस फाइल किया था एक विमेन ट्रेनी ने, तो उसका भी पूरा का पूरा उसका भी वो चल रहा है पूरा का पूरा। इस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट ने रादर देन यूजिंग दिस सॉफ्टवेयर, जिसको इंटेंडेड किया गया है कि आप क्रिमिनल्स या टेररिस्ट या मिलिट्री लॉ एनफोर्समेंट और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के खिलाफ यूज़ करोगे, इंडियन गवर्नमेंट इसको यूज़ कर रही है अगेंस्ट द ऑपोजिशन एंड ऑल दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स आर हैपनिंग। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा जो है वो जो इसके ऊपर डिबेट जो है वो चल रही है। अब थोड़ा सा देख लेते हैं ज़ीरो क्लिक अटैक क्या होता है। ज़ीरो क्लिक अटैक बेसिकली हेल्प स्पाईवेयर लाइक पेगासस गेन कंट्रोल ओवर अ डिवाइस विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन और ह्यूमन एरर। So all the self-awareness about a phishing attack or which links not to click are pointless if the target is the system itself. Most of these attacks exploit software which receive data even before it can determine whether it is coming in the trustworthy or not, like an email client. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसमें इश्यूज़ क्या क्या हैं। सबसे पहला और मेजर इशू ये है कि स्केल ऑफ यूजेज। देखिए ऐसा नहीं है कि स्पाइंग जो है वो अभी हो रही है, स्पाइंग बहुत सालों से हो रही है। इनफैक्ट खिलजी अलाउद्दीन मतलब मिडीवल एजेस से ही स्पाइंग का जो इशू है वो देखने को मिल रहा है। जॉर्ज ऑरवेल ने बोला था बिग ब्रदर इज़ वॉचिंग अपने 1984 नावल के अंदर, तो वो भी यही जो है वो बोल रहा था कि भाई है ना, आने वाले टाइम में स्टेट सर्वेलेंस के जो टूल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड हो जाएंगे। उसकी एक स्टेटमेंट थी बड़ी फेमस, दैट यू आर नॉट वॉचिंग द टीवी इज़ वॉचिंग यू। तो इस टाइप सी जो चीज़ें हैं वो पहले भी होती रही हैं, लेकिन अब क्योंकि IT इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वजह से टूल्स काफ़ी सोफिस्टिकेटेड हो चुके हैं, तो स्केल ऑफ यूजेज भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। नियरली 200 रिपोर्टर्स फ्रॉम 21 कंट्रीज़ के फ़ोन नंबर जो हैं वो लिस्ट में हैं। इनके ऊपर सारा वो बताएंगे कि कौन कौन है ना इसके अंदर जो है लोगों को जो है वहाँ पे नैप किया जा रहा है। अगर आप सेकंड देखें तो डिसेंटर्स के ऊपर, डिसीडेंट्स के ऊपर भी अटैक हो रहा है। मतलब जो भी गवर्नमेंट के खिलाफ क्रिटिसिज्म या क्रिटिसाइज गवर्नमेंट को करने की कोशिश करता है उसकी फ़ोन टैपिंग होनी शुरू हो जाती है। 2019 में है ना ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट या दलित एक्टिविस्ट के फ़ोन्स को भी हैक करने की कोशिश की गई थी। फंडामेंटल राइट्स की वॉयलेशन है, पुट्टू स्वामी जजमेंट की वॉयलेशन है। आर्टिकल 19 बोलता है कि राइट टू प्राइवेसी एक फंडामेंटल राइट है। आर्टिकल 21 बोलता है, तो वो सारी चीज़ों की भी वॉयलेशन है। इनफैक्ट खुद के इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉज के अंदर भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ ब्रॉट सर्टन चेंजेस कि कैसे करके आप किसी की भी स्पाइंग कर सकते हो। वो IT लॉज की भी बहुत बुरी ग्रॉस वॉयलेशन की है, अगर ये जो सब भी न्यूज़ में आ रहा है ये सही हो। ये है जर्नलिस्ट की सेफ्टी को एंडेंजर है डेफिनेटली, एंड सेल्फ सेंसरशिप को लीड करता है। मतलब है ना, अगर ऐसे करके प्राइवेसी को ब्रीच करना शुरू कर देंगे तो लोग डरने लग जाएंगे और कोई भी बात नहीं करेगा अगेंस्ट द गवर्नमेंट। तो ये भी बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम है जो गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा। अब इसमें करना क्या है, करना ये है कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जांच होनी चाहिए कि कौन कौन लोगों के जो मोबाइल हैं वो हैक हुए हैं और वहाँ से कौन सा डेटा रिट्रीव किया गया है, वो डेटा कहाँ पे गया है और उसके बाद उस डेटा का क्या यूज़ किया गया है बाय द गवर्नमेंट। एंड अल्टीमेटली उसके ऊपर अगर गवर्नमेंट ने गलत यूज़ किया है उस डेटा का तो गवर्नमेंट की क्या अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस हैं जो अभी भी अनआंसर्ड हैं और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कोई कमेटी बैठनी चाहिए जो इन सारे क्वेश्चंस को आंसर करने की कोशिश करे ताकि इस पूरे प्रोसेस के अंदर ऑटोनमस जो है वो रहे। तो आई होप ये भी आपको न्यूज़ आइटम समझ में आ गई होगी। सो लेट्स गो टू द नेक्स्ट न्यूज़ आइटम विच इज़ अबाउट एक नया कमीशन बिठाया जा रहा है फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट। अब स्टूडेंट्स आपको जैसे पता है कि दिल्ली के अंदर
जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का टाइम होता है, इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन देखने को मिलता है। इसके काफ़ी रीजंस हैं नेशनल कैपिटल रीजन में ऐसा क्यों होता है। इसका सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हमारे एक तो दिल्ली की जोग्राफी ऐसी है, सेकेंडली दिल्ली के अंदर पोल्यूटेड सिटीज़ हैं, थर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है कि एडजॉइनिंग एरियाज जैसे पंजाब, हरियाणा में काफ़ी स्टबल बर्निंग होती है, जिसका धुआं जो है वो दिल्ली वाले एरिया में जाके जो है वो ट्रैप हो जाता है। उससे काफ़ी ज़्यादा एयर क्वालिटी पुअर हो जाती है और काफ़ी जो है हेल्थ इश्यूज़ एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ देखने को मिलते हैं। तो जब हम इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं तो हमेशा ये क्वेश्चन आता है कि भाई वो रिस्पॉन्सिबल है जी, वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब ब्लेम गेम चलती है बिटवीन दिल्ली एंड अदर एडजॉइनिंग एरियाज़। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा कमीशन बिठाया जाए जो ये सारे जो एरियाज़ जो NCR रीजन के आसपास के एरियाज़ हैं वो सारे एक साथ मिल के जो है इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करें। और इस वजह से मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो हमारी है, उन्होंने अभी एक टेबल किया है बिल, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन NCR एंड एडजॉइनिंग सेशन पार्लियामेंट के अंदर। और बिल के अंदर एक कमीशन की कॉन्स्टिट्यूशन होगी जो कोऑर्डिनेशन करेगी, बेटर कोऑर्डिनेशन करेगी, रिसर्च करेगी, आइडेंटिफिकेशन करेगी एंड रेजोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एयर क्वालिटी इन NCR एंड एडजॉइनिंग एरियाज़ में वो जो है एफर्ट लगाएगी। एडजॉइनिंग एरियाज़ को भी डिफाइन किया गया है कि जैसे हरियाणा, पंजाब, राजस्थान एंड उत्तर प्रदेश एंड NCR रीजन के आसपास का जो एरिया वो सारा करेगी। तो फॉर्चुनेटली हमें लगता है कि ये कमीशन आने से होगा कि अल्टीमेटली ये जो प्रॉब्लम है दिल्ली के अंदर, जो काफ़ी मेजर इशू है ऑन स्टबल बर्निंग एंड एवरीथिंग, मतलब पोल्यूशन है, उसको काफ़ी ज़्यादा रेजोल्यूशन हो सकता है कि उसका रेजोल्यूशन जो है निकल सके। तो चलिए लास्ट न्यूज़ आइटम पे चलते हैं। दिस इज़ अबाउट निष्ठा प्रोग्राम। अब निष्ठा प्रोग्राम ये मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का प्रोग्राम है और इस प्रोग्राम के अंदर बेसिकली क्या हो रहा है, ये बेसिकली हमारे टीचर्स की ट्रेनिंग के लिए प्रोग्राम है। जो हमारे गवर्नमेंट स्कूल में टीचर्स हैं या बाकी जगह पे जो टीचर्स हैं उनकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए सो दैट वो हमारे फ्यूचर स्टूडेंट्स, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी आगे ट्रेनिंग कर सकें। तो वो उनको ट्रेनिंग करने के लिए ये प्रोग्राम लॉन्च किया गया है और इस प्रोग्राम का नाम है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम या निष्ठा प्रोग्राम। अब इस प्रोग्राम में होगा क्या, द फोकस विल बी कि हम कैसे करके टीचर्स को ट्रेन इस तरीके से करें कि वो लर्निंग आउटकम्स, मतलब हमारे स्टूडेंट्स के जो लर्निंग आउटकम्स हैं, जैसे मैथ्स का सम वो कितनी जल्दी सॉल्व कर पा रहे हैं या रीडिंग कितनी अच्छी कर पा रहे हैं, उसको वो है ना फोकस करें। स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स का कॉन्सेप्ट जो है वो लेके आया गया है। स्कूल बेस्ड असेसमेंट्स का मतलब है कि कैसे हम स्कूल्स को असेस करें कि हमारा स्कूल कौन सी ग्रेड पे है और कौन सा हम कैसे उसको बेटर कर सकते हैं। फिर उसके बाद पॉक्सो एक्ट जो प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल हरासमेंट अगेंस्ट चिल्ड्रन, ऐसे ऑफेंसेस जो बच्चों को जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है, चाहे वो घरों में होती है या फिर स्कूल्स में होती है, उसके बारे में है ना हम थोड़ा सा सेंसिटाइज़ करें। जेंडर सेंसिटाइजेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। फिर हेल्थ एंड वेलबींग इन स्कूल्स, टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स, लैंग्वेज, साइंस एंड सोशल साइंस एट्सेट्रा, ये सारी चीज़ें भी किसी तरीके से हम वहाँ पे प्रमोट करें। तो ये सारा सिस्टम निष्ठा प्रोग्राम के अंदर टीच किया जाएगा। तो बेसिकली दिस इज़ अ प्रोग्राम जो स्कूल हेड्स जैसे प्रिंसिपल्स हो गए या हमारे कुछ स्कूल हेड हो गए, इन लोगों के लिए पूरा का पूरा ये प्रोग्राम किया जा रहा है। तो अगर इसका फुल फॉर्म देखें तो डिपार्टमेंट ऑफ जो है इंटीग्रेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम कॉल निष्ठा, और ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है अंडर द समग्र शिक्षा अभियान जो 2019-20 में लॉन्च किया गया था। समग्र शिक्षा अभियान जो है बेसिकली इट टेक्स इनटू अकाउंट ऑल दोज जो अभियान जो हमारे चल रहे हैं, जैसे हमारे जो एक तो हमारा प्राइमरी स्कूल के लिए जो शिक्षा अभियान है वो हो गया, फिर हमारा सेकेंडरी स्कूल के लिए जो शिक्षा अभियान है वो हो गया। इन सबको क्लब करके ये एक प्रोग्राम बनाया गया है कि कम हॉलिस्टिक है ना अप्रोच टू द एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया, उसके लिए ये जो प्रोग्राम लॉन्च किया गया था इसका नाम है समग्र शिक्षा अभियान। निष्ठा का फुल फॉर्म है इम्प्रूव्ड क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन थ्रू इंटीग्रेटेड, फुल फॉर्म नहीं है, मतलब बेसिकली इनका जो मेन एजेंडा है वो है कि क्वालिटी ऑफ स्कूल एजुकेशन को इम्प्रूव करना है इंटीग्रेटेड टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरफ से। और इनका बेसिकली काम है कि ये जितने भी टीचर्स या स्कूल प्रिंसिपल्स हैं उनकी कॉम्पिटेंसीज़ को बिल्ड करेंगे और इस प्रोग्राम के अंदर ये पूरा कंडक्ट किया जा रहा है। तो चलिए स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और चैनल को आगे प्रमोट कीजिएगा। थैंक यू गाइस एंड टेक केयर।